हाँ जी। तो लास्ट क्लास में अपन कार्बन पे थे। हमने कार्बन की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले साइज देख लिया था। साइज में हम देख चुके थे कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। ठीक है। नोट्स आपके ग्रुप पे जस्ट 2 सेकंड पहले भेज दिए गए हैं, होपफुली आप देख चुके होंगे। पूरे इस आप बोले आज तो ज्यादा पढ़ने का होता है, आज छोड़ेंगे तो पूरे साल नहीं होगी फिर। समझ रहा है? उसमें तुम्हारा बेनिफिट है, हमारा नहीं। चलो। सो आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ हाँ, बात मतलब भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। अभी टाइम कम था ना, तो पहले ये प्रायोरिटी थी इसलिए भेज दिया। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा था ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इन दोनों का अलग से एक्सेप्शन होता है क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थर्ड हमने देखी थी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे बात करें तो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आ जाता है लेड। बाकी तीनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है भैया। डाउन द ग्रुप घटता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का तो 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई मेरे से, माफ कीजिएगा। पीबी और एसएन आजू बाजू आएंगे। लेड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाता है कि उसमें डी एंड डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से लेड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू टिन के। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये ध्यान रखना है। बाकी चीजें तो आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हो, तो वहां से भी आप चाहो तो इसे मेमोराइज कर सकते थे। अगली बात करूं, लास्ट अपन ने देखा था कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी में बात कर चुका था, खुद ही की खुद से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन टेंडेंसी बोलते हैं। एक एटम जब अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना ले, O2F2Cl2 एसेट, ये सारे कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। एक एटम अपने जैसे ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कैटिनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा, तो कैटिनेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिंगल बॉन्ड एनर्जी के। और कार्बन की ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी एज दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। तो उसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। नाउ वील मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे अपन एनामोलस बिहेवियर। कार्बन अजीब बिहेवियर क्यों शो करता है? डिफरेंस वही दो तीन है। कोई भी चीज एनामोलस बिहेवियर सिर्फ इन तीन रीजंस की वजह से ही शो करती है, 3 से 4 मान लो। ठीक है। पहला, ड्यू टू स्मॉल साइज। दूसरा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तीसरा, हाई कैटिनेशन टेंडेंसी। और चौथा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है। इन चार प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है पहला। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं आपको बता चुका था। +4 की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? घटेगी। जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही बात है, Ge+4 Sn+4 Pb+4 में कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये भाई साहब, और Ge+2 Sn+2 और Pb+2 में कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये भाई साहब। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब भैया मेरा ये है कि जब आप लेड की बात करोगे और जब आप उसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लोगे, तो चूंकि लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो Pb+4 Pb+2 में जाना चाहेगा। लेकिन अगर मैं वहीं Sn की बात करूं, तो Sn में कौन ज्यादा स्टेबल है? Sn में +4 ज्यादा स्टेबल है, तो वो Sn+2 से Sn+4 में जाना चाहेगा। समझिएगा, जब आप Pb लोगे तो Pb सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, क्योंकि सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, 6th पीरियड का एलिमेंट है, और 6th पीरियड का एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। तो Pb तो +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो अगर आप लेड +4 का ले लोगे तो वो तो +2 में जाना चाहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं Sn की बात करूं तो Sn तो +4 में ज्यादा स्टेबल है, तो Sn+2 ले लोगे तो वो तो Sn+4 में जाना चाहेगा। तो कुल मिला के मैं ये बात कर रहा हूं कि Pb+4 का अगर आप लोगे तो वो काय में जाना चाहेगा? Pb+2 में। और अगर आप Sn+2 का लोगे तो वो काय में जाना चाहेगा? Sn+4 में। तो कहने का मतलब मेरा ये है भैया, Pb+4 यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स Pb+4 हियर एक्ट एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होकर काय में कन्वर्ट होगा? Pb+2 में। जबकि Sn+2 की बात करोगे तो Sn+2 यहाँ खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस, मीन्स इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो Pb+4 ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जबकि Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आगे काम आएगा थोड़ा सा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट ही है, लेड +2 में ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए वो +4 से +2 में ज्यादा जाता है। लेकिन जब आप टिन की बात करोगे तो वो +2 से +4 में जाना चाहेगा, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट इसमें? नाउ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो अगर मैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स को ई ले लेता हूं, तो ये या तो EO या फिर EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। EO या EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाने का मतलब, जैसे CO, SiO, GeO, SnO, PbO, ये EO टाइप का ऑक्साइड है। जबकि नीचे वाले, मतलब EO2 मीन्स CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। ठीक है, तो कार्बन फैमिली का सारा एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या तो EO या EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाता है। खैर, अपने को क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बेसनगाल जीप पर पीरियोडिक टेबल में मैं लिखवा चुका हूँ एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। ये भाई साहब उसी कैटेगरी पे आते हैं, बेसन गाल जीप पर, है ना। तो ये Sn रहा और ये Pb रहा, एम्फोटेरिक है, तो इनके ऑक्साइड्स भी कैसे होंगे नेचर में? एम्फोटेरिक, सॉरी, एम्फोटेरिक। हमेशा ध्यान रखना भैया, एम्फोटेरिक के ऊपर वाले हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, और एम्फोटेरिक के नीचे वाले हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक के ऊपर वाले हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं, जबकि एम्फोटेरिक के नीचे वाले हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बता सकते हो क्या कि इसमें क्या कोई बेसिक इन नेचर होगा? नहीं,
क्योंकि जब आप फैमिली बनाते हो काजोल, सिम्मी, ग्रेवाल, सन, प्रभु देवा, तो ये दोनों तो एम्फोटेरिक हो गए, तो इसके ऊपर वालों के पास क्या चॉइस बची? इसके ऊपर वालों के पास क्या चॉइस बची? ये सारे एसिडिक इन नेचर होंगे, इनमें कोई बेसिक इन नेचर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं तो उसमें बेसन गाल जीप पर, बेसन गाल जीप पर, ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक। ऊपर वाला होगा एसिडिक ऑक्साइड, अगर इसका ऑक्साइड बनाओगे तो ये होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जबकि ये नीचे वाले होंगे कौन से? बेसिक ऑक्साइड। समझ में आया ना? एम्फोटेरिक के ऊपर वाले होते हैं एसिडिक, एम्फोटेरिक के नीचे वाले होते हैं बेसिक। खैर, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। तो ये कैसा होगा नेचर में एम्फोटेरिक? ये वाले नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। और ये भाई साहब नेचर में कैसे होते हैं? न्यूट्रल। मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी बता चुका हूँ। पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। कौन कौन से? N2O, NO और CO। तो CO न्यूट्रल इन नेचर होता है, रेस्ट ऑल आर एसिडिक। बचा SiO। तो भैया SiO एक अलग लीग से हटके कैटेगरी निकली है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है नेचर में, फॉर्म हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अपन फेवरेबल कंडीशन नहीं मानते SiO को बनाना। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जब आप SiO2 को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर हीट करोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे, तब जाके SiO का फॉर्मेशन होगा। और इसके लिए क्योंकि थर्मोडायनेमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है, therefore it is considered to be unstable। ठीक है, इसलिए यूजुअली SiO का फॉर्मेशन अपन नहीं करते हैं। यहाँ तक कोई बात में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। एम्फोटेरिक के ऊपर वाले एसिडिक, नीचे वाले बेसिक। नीचे तो कोई था ही नहीं, तो सारे एसिडिक ही बचे। N2O, NO और CO ये सारे न्यूट्रल होते हैं। इनके अलावा कोई और ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट। कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाओगे, अगर ऑक्सीजन आप लिमिटेड लेते हो, ऑब्वियस सी बात है CO और CO2 का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो CO बनेगा। लेकिन अगर कार्बन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाओगे और ऑक्सीजन अगर आप एक्सेस में ले लेते हो, CO2 बनेगा। ठीक है, आगे आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो कुछ इस प्रकार है। PbO लेड ऑक्साइड की सिर्फ मैं हीटिंग करवा रहा हूँ, फर्क समझिएगा। लेड ऑक्साइड की मैं सिर्फ हीटिंग करवा रहा हूँ, ये होता है रेड। जब आप इसकी हीटिंग करवाओगे तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका कलर बदल जाएगा, रेड से ये हो जाएगा येलो। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये भाई साहब होते हैं टेट्रागनल, जबकि ये होता है ऑर्थोरोम्बिक। लिथार्ज बोलते हैं इसको, इससे मेसिकट। ठीक है, तो क्या बोला मैं? लेड ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो रेड लेड ऑक्साइड को हीट करोगे तो वो येलो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। वाइस वर्सा केस भी बिल्कुल सही है कि जब आप इसको कूल करोगे, रिवर्सिबल है ये रिएक्शन, है ना। हीट करने पे रेड येलो में बदल जाता है, कूलिंग करने पे येलो रेड में बदल जाता है। ये
एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इंटरचेंजेबल होते हैं दोनों। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ हीट करा है, सिर्फ हीट करा है। नाउ आई एम हीटिंग दिस रेड लेड ऑक्साइड, नाउ आई एम हीटिंग दिस रेड लेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले मैंने सिर्फ हीट करा था, अब मैं इसको हीट करूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो सर हीटिंग बिना ऑक्सीजन के तो होती ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इस केस में इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, इसलिए ये हीटिंग पॉसिबल हो गई। दूसरे वाले में मैं और ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, तो आई एम हीटिंग लेड ऑक्साइड प्लस O2, PbO, कौन सा वाला, रेड वाला। इसको मैं हीट कर रहा हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा, Pb3O4। और हीट करोगे क्या बनाएगा, Pb2O3। और हीट करोगे क्या बनाएगा, PbO2। ठीक है। कलर की बात करें तो ये होता है रेड ऑरेंज, ये होता है रेड ब्राउन, और ये होता है ब्लैक ब्राउन। ठीक। खैर, मैं आपको जो यहाँ से बात बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो दोनों है Pb3O4 और Pb2O3, भैया PbO से PbO2 बनाने का सलीका ये है कि जब आप PbO को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो Pb3O4 बनेगा, और हीट करोगे तो Pb2O3 बनेगा, और हीट करोगे तो PbO2 बनेगा। ठीक है। अब जब मैं Pb3O4 और Pb2O3 की बात करता हूं तो इसे अपन बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ये मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाता है। किसका मिक्सचर है ये, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू, PbO एंड PbO2। कैसे, तो देख लीजिए, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। और अगर मैं 2 PbO ले लूं प्लस PbO2 ले लूं तो ये बन जाएगा। तो एट द एंड मिक्सचर तो PbO और PbO2 का ही तो हुआ, बट बस रेशो अलग ले लिया आपने, प्रोपोर्शंस अलग अलग ले लिए। ठीक है। तो Pb3O4 और Pb2O3 एक्चुअल में मिक्स्ड ऑक्साइड है किसका, PbO और PbO2 का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसकी वजह से क्या देख चुके हैं अपन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी अपन देख चुके हैं। नाउ विल मूव ऑन टू रिएक्टिविटी विद H2O। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते, क्यों, रीजन आप जानते ही हैं, 3D नेटवर्क सॉलिड। मैं आपको पहले ही बता चुका था, थ्योरी में आधे से ज्यादा केस में यही रीजन है, एक 3D नेटवर्क सॉलिड और एक फॉर्म ऑक्साइड लेयर। Pb क्यों रिएक्शन नहीं शो करता H2O के साथ, बिकॉज इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, जैसे एल्यूमिनियम करा करता था। ठीक है। लेकिन SN रिएक्शन जरूर शो करता है, लेकिन H2O के साथ नहीं शो कर सकता, स्टीम के साथ शो करता है। ठीक है ना, स्टीम के साथ, यानी कि वाटर ही हो गया एक तरीके से, स्टीम के साथ लेकिन हाई टेम्परेचर पे, है ना, वाटर हाई टेम्परेचर पे स्टीम में बदल गया। तो SN स्टीम के साथ रिएक्शन शो करता है और बना लेता है SnO2 प्लस H2। तो कुल मिला के SN के अलावा बाकी कोई भी फैमिली मेंबर कार्बन की फैमिली का वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, इसमें स्टीम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ हर एलिमेंट, एलिमेंट को मैं नाम दे रहा हूं E से, EX2 एंड EX4 टाइप का कंपाउंड बनाता है।
कार्बन फैमिली का हर एलिमेंट हेलोजन के साथ EX2 और EX4 टाइप का कंपाउंड बनाता है एक्सेप्ट कार्बन। अच्छा, क्या कार्बन बनाता ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है, कार्बन बिल्कुल बनाता है। CCl4 आपने सुना होगा, ठीक है, बट वो डायरेक्ट नहीं बनाता भैया, बात समझिएगा। कार्बन के अलावा हर एलिमेंट EX2 या फिर EX4 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं। कार्बन डायरेक्टली हेलोजन से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कार्बन की रिएक्शन जब आप किसी हेलोजन से करवाते हो तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल रहे हो, अब अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल रहे हो तो अपन ये हमेशा इंश्योर करते हैं, देखिए मैं हमेशा ये करने की कोशिश करता हूं कि मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो, यानी कि मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिले वो अच्छा मिलना चाहिए। समझ में आया ना? या तो बिना मेहनत करे रिजल्ट मिल जाए, जैसे स्पॉन्टेनियसली काम हो जाए, या फिर अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे जो रिजल्ट मिले वो मेरी मेहनत जितना या फिर उससे अच्छा मिले, कम नहीं मिलना चाहिए। इनके साथ भी यही होता है, इनके साथ भी यही होता है कि कार्बन की रिएक्शन जब आप हेलोजन से करवाते हो तो इस केस में आपको जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है, और कार्बन की हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाने में और फिर कंपाउंड बनाने में आपको जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। लेकिन साथ में जो कंपाउंड बन रहा है, साथ में जो कंपाउंड बन रहा है उसकी एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो आपकी एनर्जी को कंपनसेट कर पाए। यानी कि आपने जितनी एनर्जी लगा दी और एनर्जी लगाने के बाद जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड की एनर्जी उतनी नहीं होती कि वो आपकी एनर्जी को कंपनसेट कर पाए। ठीक है, कुल मिला के आपकी मेहनत जाती है बेकार। तो इसलिए तो क्या सर कार्बन का हेलोजन से रिएक्शन करवा ही नहीं सकते? बिल्कुल, कार्बन का हेलोजन से कंपाउंड फॉर्म होता है, लेकिन होगा कैसे? तो आप पहले क्या करो, कार्बन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लो। जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जब आप मीथेन का फॉर्मेशन करते हो कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा के CH4 का फॉर्मेशन करते हो, उसको उसके बाद Cl2 से रिएक्ट करवा दो, उसके बाद जाके CCl4 आसानी से बन जाता है। समझ में आया? डायरेक्ट कार्बन की हेलोजन से रिएक्शन करवाओगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड काफी ज्यादा मिलेगी, वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंपनसेट नहीं हो पाती। इसलिए अपन पहले उसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका क्लोरीनेशन करवाते हैं, और उसके बाद मुझे कार्बन और हेलोजन के बीच का कंपाउंड ऑब्टेन होता है। डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक, बस इतना सा रीजन था कि कार्बन की रिएक्शन अपन डायरेक्ट हेलोजन से नहीं करवा पाएंगे क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड इज क्वाइट हाई और अपन उसे कंपनसेट नहीं कर सकते। इसलिए किसी और दूसरे तरीके से आप ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हो। आगे इसके अंदर आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। SnF4 और PbF4, यही दो एक लौते ऐसे कंपाउंड है जो आयनिक इन नेचर होते हैं। यही दोनों कंपाउंड आयनिक इन नेचर होते हैं। रेस्ट सारे टेट्राहेलाइड्स जो हैं, टेट्राहेलाइड्स देख सकते हो, चार चार हैं, है ना? रेस्ट सारे टेट्राहेलाइड्स कैसे होते हैं? रेस्ट टेट्राहेलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो PbF4 पॉसिबल है, PbCl4 पॉसिबल है, PbBr4 पॉसिबल है, लेकिन PbI4 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Pb+4 काय में जाना चाहेगा? Pb+2 में 2 मिनट पहले बताया था, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Pb तो अपनी जिम्मेदारी हर जगह निभा रहा है, यहाँ पे भी Pb+4 में है, यहाँ पे भी Pb+4 में है, +4 में है, +4 में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि Pb तो अपनी जिम्मेदारी हर जगह अच्छी तरीके से निभा रहा है, लेकिन बाजू वाले घटिया लोग हैं, इसके बाजू वाले घटिया लोग हैं। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अपनी जिम्मेदारी, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे। Pb+4 is a very good oxidizing agent, but fluorine, chlorine and bromine are very bad reducing agent.
आयोडीन काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए लेड और आयोडीन के बीच में कभी भी PbI4 नहीं बनता, क्योंकि पीबी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज Pb+4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि I- इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों के लिए बिल्कुल कंपैटिबल होती है, इसलिए PbI4 पॉसिबल नहीं होता। क्या बनता है? PbI2। क्यों? क्योंकि लेड काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो उनके साथ तो Pb+4 में एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन आयोडीन के साथ Pb+4 में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट अगर अपन मूव करें, लास्ट टॉपिक बच रहा है अपना SN के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब आप SN की बात करोगे तो SN कौन सी स्टेट में स्टेबल है? +4 में। तो SN+2 का लोगे तो वो हमेशा +4 में जाना चाहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है, जब भी आप SnCl2 लोगे तो SnCl2 हर बार काय में कन्वर्ट होगा भैया? SnCl4 में। तो ये तो क्या कर दिया इसने? खुद को ऑक्सीडाइज। SnCl2+2 से ये कहाँ गया? +4 में। तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। किस किस को किस किस में रिड्यूस करता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे, और ये 12th में ही बहुत काम आएगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम Mn+7 से कहाँ जाता है? +2 में। K2Cr2O7। हाँ जी, बिल्कुल। K2Cr2O7 कहाँ जाता है? Cr+3 में। Fe+3 कहाँ जाता है? Fe+2 में। HNO2 कहाँ जाता है? NO में। Ag+ कहाँ जाता है? Ag में। Hg2Cl2 कहाँ जाता है? Hg में। Au+3 कहाँ जाता है? Au में। एक आधा कंपाउंड अगर छूट गया हो तो वो आपके नोट्स में होगा, यूजुअली यही है। ठीक है। Bi3+ कहाँ जाता है? Bi में। वो देख लीजिएगा, एक आधा रह गया होगा तो। ठीक है। तो जब भी आप रिएक्शन करवाओ, इस तरीके से आप चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं समझाना चाहूँ एक छोटा सा, सपोज आपको रिएक्शन दे दी भैया कि SnCl2 की रिएक्शन मैंने करवा दी Au+3 से, तो सामने वाले ने पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। अपन जानते हैं SN+2 में काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो जाएगा SnCl4 में। Au+3 कहाँ से कहाँ जाता है? कहीं लिखा रखा है कि ये रहा। Au+3 कहाँ से कहाँ जाता है? ये हो गई रिएक्शन, इतनी सी आपको याद रखनी है। ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शंस को आसानी से डिकोड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कार्बन के कुछ एक कंपाउंड्स की, दैट इज CO और CO2 की कुछ एक प्रॉपर्टीज की, तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाते हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट माने पानी निकाल देगा, निकाल दो। HCOOH में से पानी निकालोगे तो क्या बनेगा? CO। CO के बारे में क्या क्या जानते हो? न्यूट्रल ऑक्साइड है, बात कर चुके हैं। ठीक है। कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है। ठीक है। तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और क्या काम करता है? ये हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेगा। और तीसरी एक बात आपको ध्यान रखनी है, दैट CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। नॉट लगा रहा हूं, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। ठीक। CO के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ वील मूव ऑन टू CO2। कार्बन की रिएक्शन O2 से करवा दो, ऑक्सीजन एक्सेस में ले लीजिए, CO2 बन जाएगी। CaCO3 को हीट करोगे तो CO2 बन जाती है, CaO+CO2।
ध्यान जानते ही हैं अपन, फॉसिल फ्यूल को जब आप हीट करते हो तो CO2 बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हो तो जो गैस लिबरेट होती है वो CO2 होती है। ये CO2 की 4 प्रिपरेशन है। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन एक्सेस में लेके करवा दो CO2, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवा दो CO2, फॉसिल फ्यूल को हीट करवा दो CO2, कैल्शियम कार्बोनेट को H+ की मीडियम में H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवा दीजिए तो CO2। नाउ वील मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बोलोगे कलरलेस होती है, डायामैग्नेटिक होती है, नॉन पोलर होती है, insoluble in water, and last and most important property, fourth, it does not react with acidified KMnO4 and dichromate। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। यह आपका कार्बन होता है खत्म। नाउ वील मूव ऑन टू सिलिकॉन, और इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सारा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं सिलिकेट के नाम पे। उतना ही सिलेबस में है, उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलिकॉन के अंदर जब केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सिलिकेट पढ़ाया था, आप वहां से देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा ही आपके पी ब्लॉक में इंक्लूडेड है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक। तो यहाँ होती है आपकी पी ब्लॉक की समाप्ति। नाउ वील मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज व्हाट, रेडॉक्स। अब यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सबसे पहली बात, आपसे सबसे बेसिक सवाल पूछ लेता हूं, क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं? बिल्कुल, मतलब बालकों वाला सवाल है, बट पूछना फर्ज बनता है मेरा। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग जानते हैं? अगर मैं बोलूं कि Al2O3 में एल्यूमिनियम पे चार्ज बता दो, बता दोगे? एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Al2O3 में? निकाल लेते हो? ZnO में जिंक पे चार्ज कितना है? अरे चार्जेस निकालना जानते हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट तो, कि इसमें भी माहौल गड़बड़ाया हुआ है। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 का है, यहाँ जिंक +2 का है। ये समझ में आती है बातें, ठीक। चलो, तो भैया रेडॉक्स टॉपिक डाल लीजिए और मेरे साथ लिखना है आपको ये चैप्टर, ठीक है। इसके कोई नोट्स नहीं आएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी समझने में, तो समझ समझ के लिखिएगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, पहले ही मैं दो चार बातें क्लियर कर दूं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग बातें होती हैं। बिल्कुल प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। प्रिसाइजली बोला जाए तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका स्ट्रक्चर देख के बता सकता हूं। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका स्ट्रक्चर देख के बता सकता हूं। डायरेक्टली मैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकता। तो सर डायरेक्टली क्या निकाला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी डायरेक्टली नहीं निकाल पाता। ज्यादातर निकाल लेते हैं, बट बिल्कुल प्रिसाइज बोला जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी की भी तभी कमेंट कर पाऊंगा जब मुझे उसका स्ट्रक्चर पता हो। आगे धीरे धीरे मेरी बात से अग्री करते जाएंगे आप लोग। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें अगर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज द फिक्शियस चार्ज
फिक्शियस बोले तो हाइपोथेटिकल, फिक्शियस बोले तो हाइपोथेटिकल, और द रियल चार्ज which appears on an atom after breaking the bond and shifting the electron, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, and shifting the electron to the more electronegative atom. ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लें, और ज्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं, मैं स्क्रीनशॉट खींच के रख रहा हूँ क्योंकि ग्रुप पे भेज देंगे, है ना। तो जब हो जाए जब बता देना, 2-4 लाइनें हैं, फटाफट लिखो। ध्यान से पढ़ना, चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आने का चांस होता है, अब वो चाहे यूं ही पूछ ले या फिर कई बार बैलेंसिंग का सवाल भी पूछ लेता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और इस साल काफी ज्यादा चांसेस है कि बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन आए रेडॉक्स में से, हालांकि आपको इस साल से कोई मतलब नहीं है। हो गया भैया, लिख के हो गया। It is the fictitious charge or the real charge which appears on an atom after breaking the bond and shifting the electron to the more electronegative atom। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे A और B है, A और B के बीच में एक बॉन्ड है, और ये मैंने मान लिया ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। A और B एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, जबकि अगर आप NaCl की बात करो तो NaCl एक आयनिक मॉलिक्यूल है। करते क्या है अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्शियस भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। फिक्शियस और रियल किस बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं, ये लिख के हो गया क्या भैया? तो आगे बढ़े। तो देखो, ए बॉन्डेड टू बी, मान लिया मैंने एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और NaCl एक आयनिक मॉलिक्यूल है। आयनिक मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है वो रियल होता है। चार्ज रियल होने का मतलब क्या है, सोडियम पे एक्चुअल में +1 है और क्लोरीन में एक्चुअल में -1 है। तो ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, रियल चार्ज। आयनिक मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज होता है। लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज होता है वो फिक्शियस चार्ज होता है। अगर हम ए और बी के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो बॉन्डेड पेयर है उसको हम उस एटम को दे देंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन खींच लेगा, बी खींच लेगा। जब मैंने ए और बी जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड था उस बॉन्ड को मैंने तोड़ा और मैंने माना कि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो ज्यादा इज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए के, तो बी जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा -1 और इसके ऊपर आ जाएगा +1। तो ये हुआ क्या, ये मैंने मेरे हिसाब से चार्ज असाइन कर दिया। इनडायरेक्टली अपन ने क्या करा, इनडायरेक्टली अपन ने कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड मानते हुए तोड़ दिया। इनडायरेक्टली मैंने क्या करा, मैंने एक कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड मानते हुए तोड़ दिया।
कि भैया ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड था, अब कोई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या कोई तो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो मान लिया अपन ने कि लेट बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ए, तो अपन ने क्या करा, अपन ने ये सोचते हुए बॉन्ड को तोड़ दिया कि जब अपन बॉन्ड तोड़ेंगे तो बी वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, तो बी के ऊपर आ जाएगा -1 और ए के ऊपर आ जाएगा +1। ये अपन ने चार्ज माना, अपन ने चार्ज असाइन करा। तो कोवलेंट के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है फिक्शियस, जबकि आयनिक के अंदर जो चार्ज होता है वो होता है रियल। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? कोवलेंट के अंदर आप जो चार्ज मानते हो वो आप इमेजिनरी चार्ज मानते हो या फिक्शियस चार्ज मानते हो। आयनिक के अंदर जो आप चार्ज मानते हो वो तो उसके अंदर एक्चुअली होता है। बॉन्ड तोड़ने के बाद मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि हाँ भाई किस पे कितना चार्ज गया होगा, उस बेसिस पे मैंने ए और बी के ऊपर चार्ज असाइन कर दिए। इसे अपन बोलते हैं फिक्शियस चार्ज। कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर हम हमेशा फिक्शियस चार्ज की बात करेंगे, आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्जेस होंगे वो रियल होंगे। जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, तो लेट वाटर, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो वाटर कुछ इस तरीके से है। तो वाटर के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। वाटर इज अ प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल। वाटर इज अ प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल माने अब मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को आयनिक मानते हुए तोड़ूंगा। मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को आयनिक मानते हुए ब्रेक करूंगा। ब्रेक कैसे करोगे? ये सपोज मैंने तोड़ दिया, अब मैं जानता हूं दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। फिर जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस हाइड्रोजन पे आएगा +1, ऑक्सीजन पे आएगा -1। इस तरीके से आप कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक मानते हुए तोड़ते हो। तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? -2। हाइड्रोजन पे ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +2। यहां तक बात में कोई दिक्कत? इसे ही अपन ऑक्सीडेशन स्टेट बिठाना कहते हैं। लेकिन ये जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट बिठा रहे हो, ये हम इमेजिनरी चार्ज को मानते हुए बिठा रहे हैं। ये मानते हुए कि अगर बॉन्ड आयनिक बॉन्ड की तरह टूटेगा तो क्या चार्ज आएगा। अरे यहां तक बात में कोई दिक्कत? वापस बताऊं? वापस बताऊं? क्या ये बात रिपीट करनी है मुझे? क्लियर है? आयनिक में चार्ज सीधा सीधा दिख जाता है। कोवलेंट के अंदर जो आप बॉन्ड तोड़ते हो वो एक्चुअल में आयनिक मानते हुए तोड़ते हो। आप अपने हिसाब से इमेजिनरी चार्ज असाइन करते हो कि हाँ भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। आयनिक की तरह तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। इस तरीके से H2O में ऑक्सीजन के पे ओवरऑल चार्ज -2 आ जाता है और दोनों हाइड्रोजन पे +1 +1। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। डन। नेक्स्ट, difference between oxidation state and oxidation number. Difference between oxidation state and oxidation number. So oxidation state is always an integer,
either positive, negative or zero. But oxidation number may be integer or may be fraction. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका हमेशा इंटीजर होगा। अब वो इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखो Fe3O4 आप जो भी निकाल सकते हो इसमें, Fe को x मानते हुए वो निकालो। x की वैल्यू क्या आएगी? जब आप Fe को x मानोगे, ऑक्सीजन पे आप चार्ज जानते ही हो, अपने हिसाब से जो भी फ्रैक्शन में बताना, फ्रैक्शन में है ना, जो भी आप अपने हिसाब से चार्ज जानते हो कि हाँ भाई Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा, वो चार्ज मुझे निकाल के बता दो कि Fe के ऊपर फ्रैक्शन में चार्ज कितना आ रहा है। ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और वो फ्रैक्शन मुझे बता दीजिए। इट इज 8/3। इतना समझ में आया? तो 8/3 इस पे चार्ज आ रहा है। अब वो एक्चुअल में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है भैया, वो ऑक्सीडेशन नंबर है, समझो। Fe3O4 एक्चुअल में एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 एक्चुअल में एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। किस किस का मिक्सचर है ये? FeO और Fe2O3 का। FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है Fe3O4। तो FeO में जब आप Fe पे चार्ज निकालोगे तो आएगा +2, जबकि Fe2O3 में जब आप Fe पे चार्ज निकालोगे तो आएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। मतलब जब आप Fe2O3 देखोगे तो एक Fe पे +3 तो दो Fe पे +6, तो 2 × 3 + 1 × 2, ये वाला 2 × 3 + 1 × 2, ये 1 × 2 और ये 2 × 3, क्योंकि मेरे को Fe पे चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज ऑन Fe, एक Fe पे 2 का इसमें, और इसमें एक Fe पे 3 का, तो दो Fe पे 6 का, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम कितने? 3। इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 8/3। ये 8/3 क्या आया भैया? ये 8/3 आया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर होता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। तो Fe3O4 में, अब मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, Fe3O4 में, Fe3O4 बेसिकली दो Fe के मिक्सचर से बना है, एक FeO और एक Fe2O3। तो जब मैं एक Fe जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और एक Fe, तो Fe3O4 बेसिकली दो Fe के मिक्सचर से मिलके बना है, जिसमें एक Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दूसरे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एक Fe पे चार्ज +2 है, दूसरे Fe पे चार्ज +3 है। तो ये +2 और +3 क्या हुई? इंडिविजुअल Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भैया Fe3O4 में जो 3 Fe हैं उसमें से एक Fe तो +2 का है
बाकी दो Fe+3 के हैं। समझ में आ रहा है? Fe3O4 में जो 3 Fe है उसमें एक Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बाकी दो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और अब जब आप उन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का मिक्सचर ले लोगे और उसको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दोगे तो आपका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अरे समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Fe3O4 में एक Fe+2 का जबकि दो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रेजेंट है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इंडिविजुअल एटम की स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। तो 2 × +3 करा मैंने Fe2O3 के लिए और 1 × +2 करा मैंने FeO के लिए, डिवाइड बाय टोटल एटम यानी कि 3 Fe, तो 8/3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। अंतर समझ में आया दोनों में? Fe3O4 दो Fe से मिलके बनाए, एक Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है जबकि दो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक है, क्लियर बात? हटा दें इसको, पेज नंबर डालना भूल रहा हूं मैं। ये लिखना हो गया भैया सबका? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, है ना? ये लिख ले एक बार फिर मैं बताता हूँ। हो गया? ठीक। किसी का बच रहा है? तो हर्ष देखो, सीधे सीधे है ना, लैंग्वेज में समझो। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में एवरेज होता है। ये भी आगे लिखवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में एवरेज होता है। आपको Fe3O4 दिया गया। अब हर्ष जी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें Fe पे चार्ज निकाल के बता दो तो तू क्या निकाल लेगा चार्ज? अगर मैंने सपोज अभी चैप्टर चालू ही किया और मैं पूछ रहा हूँ Fe पे चार्ज निकाल के बता दो, तो क्या निकालेगा चार्ज में? बिल्कुल, है ना? अब अगर अपन इसको x मान लें तो x की वैल्यू मेरी क्या आई? 8/3, है ना? इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी भाई, ये अपन ने ऐसे ही करा बिल्कुल। जो नहीं निकाल पाया वो भी देख ही लीजिए। दैट 3x + 4 × एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 8/3 आया। अब हर्ष ये जो तेरा 8/3 आया ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर है। रीजन इसके मैं दो दे सकता हूँ। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर ही फ्रैक्शन में आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। दूसरा, मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिए। ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, दैट ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज है। तो ये जो आपका 3 आया ये कहां से आया? ये एवरेज वाला ही तो 3 है यार। इन तीन का एवरेज चार्ज है 8/3, मतलब 8/3 8/3 8/3। समझ में आया? ये इन तीनों का ही एवरेज है। इतनी बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूं? ठीक, ये वही बात है जैसे इसको इस तरीके से समझ लो, 3 क्रिकेट के प्लेयर हैं। 3 क्रिकेट के प्लेयर हैं, तीनों का जो टोटल स्कोर था वो 60 था। अब अपने को टोटल स्कोर पता है, अपने को तो टोटल स्कोर पता है, तो अपन क्या कर देंगे, अपन एवरेज निकाल सकते हैं कि इसका भाई 20 होगा, इसका भाई 20 होगा, इसका भाई 20 होगा। ये अपन ने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? हो सकता है ये दोनों अंडा बना के गए हों और ये भाई साहब अकेला 60 मार के गया हो। ठीक है, या फिर मतलब कुल मिला के डिजिट्स जो है वो वेरी कर सकती हैं। ये दोनों 10-10 बना के गए हों और ये 40 बना के गया हो। तो ये जो बेटा एवरेज आप लोग निकालते हो, ये एवरेज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल में जो एलिमेंट पे चार्ज होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल में जो एलिमेंट पे चार्ज होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बराबर भी हो सकते हैं। कब होंगे, कैसे होंगे, वो बात करेंगे। खैर, अब मैं जब Fe3O4 की बात करता हूं हर्ष, तो Fe3O4 एक्चुअल में दो ऑक्साइड का मिक्सचर है भैया, FeO और Fe2O3।
अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको Fe3O4 ही मिलेगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको Fe3O4 ही मिलेगा। यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ऑक्सीडेशन नंबर होता है हर्ष टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। यहाँ पे एक Fe पे चार्ज बता बेटा, यहाँ पे एक Fe पे चार्ज बता। एक Fe पे चार्ज कितना है? सॉल्व कर लेंगे ना, बिल्कुल। यहाँ पे एक Fe पे चार्ज +3 है, तो दो Fe पे चार्ज कितना होगा? +6, तो 2 × 3। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। तो मैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम निकालूंगा। टोटल एटम तो Fe के मुझे पता है, क्योंकि Fe पे ही तो चार्ज पूछा है मैंने, कि यहाँ तो आ जाएगा 3 फटाक से, क्योंकि टोटल Fe के 3 ही एटम है। लेकिन अगर मैं टोटल चार्ज पूछूं तो यहाँ पे एक Fe पे +3 का है, तो दो Fe पे कितने हो गए? 6। यहाँ पे एक Fe कितना है? +2 का, तो ये 1 × 2, तो ऐड करेगा तो कितना आएगा? 8/3। ये आया था तेरा 8/3। तो एक्चुअल में इस तरीके से आप एवरेज निकालते हो। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम करके मैंने एवरेज निकाल लिया कि हाँ भाई इतना 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 चार्ज लगभग तीनों पे ही होगा। बात समझ में आई हर्ष? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बोला भैया? ऑक्सीडेशन स्टेट अपन स्ट्रक्चर देख के निकालते हैं। फिलहाल अगर मैं तेरे को बिल्कुल टेक्निकली बोलूं तो टेक्निकली बेटा मैं ये बोलूंगा कि Fe3O4 दो एलिमेंट से मिलके बना है FeO और Fe2O3, जिसमें Fe3O4 में 3 Fe हैं, जिनमें एक Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला मैं? एक Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और दो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। समझ में आया? एक Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और दो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो इंडिविजुअल एटम पे जो स्टेट निकलती है वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और उन्हीं सबका एवरेज जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। Fe3O4 में 3 Fe हैं, वो Fe3O4 में जो 3 Fe हैं उनमें से एक Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, बाकी दो Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। और अब जब आप इन्हीं दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का मिक्सचर लोगे, डिवाइड बाय टोटल एटम करोगे, तो आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। वापस बताऊं हर्ष? ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में इतना कोई बड़ा खास डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक एटम के लिए डिफाइन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक एटम के लिए डिफाइन होता है। बट एक हल्का सा रीजन या एक हल्का सा डिफरेंस बस इतना है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगी। इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों, जबकि ये हमेशा इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल समझो इसको ध्यान से। 3 लोग हैं, तीनों का टोटल स्कोर है 60 रुपए, तीनों के पास टोटल जो था वो था 60 रुपए। अब आप ऐसे थोड़ी ना, आप क्या करोगे यार? आप तुक्का बिड़ा सकते हो बस। यहाँ पे क्या बोला मैं? आप तुक्का बिड़ा सकते हो कि ले तीनों आए हैं, तीनों कुछ खाने आए हैं, तो अपन ये मानते हुए चलेंगे कि हाँ तीनों अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसने 20 दिए, इसने 20 दिए, इसने 20 दिए, अपन ने ये माना ना एवरेज 20 बैठा, तो ये एवरेज जो होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट आपको क्या एक्चुअल कंडीशन पता है? नहीं। एक्चुअल में हो सकता है इसी की तरफ से पार्टी हो भाई साहब, ये दोनों नल्ले आए हों 0-0, तो टोटल तो 60 बैठा, तो एवरेज जो आप निकालते हो वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। प्रिसाइजली जो चार्ज होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe3O4 में आपने जो 8/3 निकाला वो एवरेज था कि हाँ ले तीनों लगभग इतना, तीनों में अपन ने इक्वल चार्ज बांट दिए। एक्चुअल में क्या था?
एक Fe पे +2 का चार्ज था, जबकि 2 Fe पे +3 का चार्ज था। क्या अब भी कोई प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंशिएट करने में? क्लियर बातें यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी फ्री एलिमेंट, 4th पेज आई थिंक, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रूल्स हैं अब इसके बहुत सारे, वो आपको ध्यान रखना है। किसी भी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। फ्री एलिमेंट बोले तो जो पाया जाता है दुनिया में नेचुरल फॉर्म में, जैसे O2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0, Fe 0, Zn 0, कॉपर 0। फ्री स्टेट में, किसी से कंबाइंड फॉर्म में नहीं, फ्री स्टेट में H2 0, एल्यूमिनियम 0, N2 0। ठीक है, पैरा रूल ये होता है, किसी भी फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होगी? 0। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा? सॉरी, 0। आगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रुप नंबर -8 and maximum oxidation number of any element will be its group number। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर -8 होगा, जबकि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका ग्रुप नंबर होगा। पहले लिख लो, फिर करते हैं एग्जांपल। पहला रूल अपन ने क्या देखा? किसी भी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरा रूल अपन ने क्या देखा? कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसका ग्रुप नंबर होगा, जबकि मिनिमम ग्रुप नंबर -8। इसमें ये भी लिख लीजिएगा, जनरली फॉर पी ब्लॉक। ज्यादातर पी ब्लॉक का काम आता है इसके अंदर। तो ये जो रूल है वो यूजुअली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉलो करेंगे। हटा दे भैया। चलिए, जैसे सपोज मैं 7th ग्रुप ले लूं, 7th है ये, है ना? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ग्रुप नंबर 7 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 7। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर में से 8 माइनस कर दीजिए, दैट इज -1। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 to 7, -1 to 7 आपका लाई करता है। ये आपका होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर।
और ये आपका होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन आपको कभी भी जीवन में +8 या +9 का नहीं दिखेगा। सेम गोज विद मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। क्लोरीन ना ही आपको कभी जीवन में -2 या -3 का मिलेगा। वो कहाँ तक गिर सकता है? -1 तक। कहाँ तक उठ सकता है? अपने ग्रुप नंबर तक मैक्सिमम। क्या लिख रहा था मैं यहाँ पे, पता नहीं, सॉरी, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक। सेम गोज विद रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पी ब्लॉक, ओ स्टाइल से टीपो। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 6th ग्रुप का है ये मामला। मिनिमम इसी में से 8 माइनस कर दीजिए, -2। ठीक है। सेम गोज विद नाइट्रोजन ऑल्सो। लिख लेना ये भी मेरे साथ अभी, है ना। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 5। मिनिमम कितना होगा? -3। ठीक है। तो ग्रुप नंबर में से 8 माइनस कर दोगे तो मिनिमम आ जाएगा, ग्रुप नंबर लिख दोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। आगे बढ़े कि नोट डाउन कर रहे हो ये वाला भी? एक आधा एग्जांपल लिख लीजिएगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं सारा का सारा छापने बैठो, आपकी इच्छा है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ग्रुप नंबर -8 करोगे तो मिनिमम, ग्रुप नंबर करोगे तो मैक्सिमम। नेक्स्ट रूल, कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है। किसी भी कंपाउंड में कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड इन एनी कंपाउंड। जैसे सारे फर्स्ट ए ग्रुप वालों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। ऑल ग्रुप 1 यानी कि किसकी? ली ना की रब से। दे ऑल शो +1 ऑलवेज। सेम ग्रुप 2 वालों का भी यही सीन होता है, उनकी भी फिक्स होती है। ऑल ग्रुप 2 कभी चेंज नहीं होगी। दे ऑल शो +2 ऑलवेज। ठीक है। और किस किस की फिक्स होती है? दूसरा यूज करते हैं। और किस किस की फिक्स होती है भैया? एल्यूमिनियम की होती है +3 हमेशा। जिंक की होती है +2 हमेशा। क्लोरीन की होती है -1 हमेशा। ये ऑलवेज है, पर ध्यान रखना है कंपाउंड में बात हो रही है, ठीक है ना। फ्री एलिमेंट में तो सबकी 0 होती है, कंपाउंड के अंदर इन सबकी फिक्स है। कोई भी फर्स्ट ग्रुप का
अगर एलिमेंट है और वो कोई कंपाउंड बना रहा है उसकी हमेशा +1 ही होगी। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कोई कंपाउंड बना रहा है +2 ही होगी। एल्यूमिनियम कोई कंपाउंड बना रहा है +3 होगी। जिंक कोई कंपाउंड बना रहा है उसकी +2 ही होगी। और फ्लोरीन कोई अगर कंपाउंड बना रहा है तो उसकी -1 ही होगी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं होती। डन, आगे बढ़े। भैया बता देना है ना, अगर मतलब ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ या जल्दी हटा रहा हूँ तो। जब हो जाए जब बता दीजिएगा। हटा दूं? ठीक। नेक्स्ट, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, पेज नंबर 7। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू every element present in a neutral compound is always equal to 0। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 की, तो क्या बोल रहा है वो? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मान लिया मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, इसका y है, इसका z है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट बस इतना कह रहा है दैट 2x + 2y + 7z 0 के बराबर होगा। रूल बस इतना ही है, ठीक है ना। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड का जब आप समेशन लोगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप समेशन लोगे तो वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड के ऊपर कभी कोई चार्ज होता भी नहीं है। सेम गोज विद एग्जांपल, एक और ले लीजिए H2SO4 सपोज। तो 2x + y + 4z ये भी किसके बराबर होगा? 0 के। हमेशा से यही होता आया है, इसमें इतनी कुछ खास बताने लायक बात नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द टोटल पेज नंबर 8। द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू every element present in any ion, वही कंपाउंड जैसा मामला है, is always equal to
द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। मतलब जैसे मैं C2O4 -2 ले लेता हूँ, ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, आगे पढ़ोगे। इसका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, इसका मैंने मान लिया y, तो ये कह रहा है कि 2x + 4y = -2 होगा। तो कहने का मतलब बस उसका इतना है कि आयन में ऑब्वियस सी बात है, आयन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा, तो इक्वल टू में वो चार्ज लगा दो। कंपाउंड में कभी भी चार्ज नहीं होता, कंपाउंड इज ऑलवेज सपोज टू बी न्यूट्रल, तो उसके बगल में या फिर उसके इक्वल में 0 लगा दीजिए। सिमिलरली गोज विद N3 माइनस। क्या निकलेगा इसका, अगर मैं इसको सपोज x मान लूं, नाइट्राइड बोलते हैं इसको, तो 3x = -1, तो x किसके बराबर आया, -1/3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट है कि ऑक्सीडेशन नंबर है ये -1/3 जो आपका निकला, ये -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि ऑक्सीडेशन नंबर है? ऑब्वियस सी बात है, इट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों नहीं शौनक? ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कभी भी, हाँ वो तो समझ गया मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी इंटीजर में, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो कोई भी अगर, हाँ समझ गया था, मैं समझ गया था। कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन में दिख जाए चार्ज जब भी निकाल रहे हो, तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। रूल फॉर हाइड्रोजन। इफ, जल्दी लिखना, और ये थोड़ा मेरे साथ ही लिख लिया करो, टाइम कम वेस्ट हो। If hydrogen is present in a binary compound with any metal, then the compound is called metallic hydride, and the oxidation number of hydrogen will be -1। अगर हाइड्रोजन एक बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है किसी मेटल के साथ, अगर हाइड्रोजन एक बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है किसी मेटल के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो -1 होगा। सबसे पहली बात, बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? बाइनरी मतलब उसमें दो ही एलिमेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कौन होगा? मेटल। क्या बोला मैं? मेटल। जैसे मैंने बोल दिया लिथियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन और लिथियम ये हुआ एक बाइनरी कंपाउंड। दो ही एलिमेंट हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है? एक मेटल।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज होगा -1, NaH यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज होगा -1, CaH2 यहाँ पे हाइड्रोजन पे चार्ज होगा -1। बाइनरी कंपाउंड है, दो ही एलिमेंट है। एक आधा इसमें एक्सेप्शन आ जाता है कि कंपाउंड बाइनरी नहीं है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन पे -1 है, और आपको वही दो एलिमेंट बस याद रखने हैं। एक है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, और एक है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको। ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज है। तो क्या बोला मैं, अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है, अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है और वो बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन एक मेटल के साथ फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आएगा, उस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आएगा, -1। बाइनरी कंपाउंड किसे बोलते हैं, जो कंपाउंड सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलके बना हो। ठीक, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मेरे पास जगह नहीं है, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। कोशिश करता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब पहली बात तो मुझे ये बता दो, यूं ही NH3, पहला सवाल, क्या एक बाइनरी कंपाउंड है, हाँ के ना। बाइनरी कंपाउंड मैंने क्या बोला, जो दो एलिमेंट से मिलके बना हो। तो क्या NH3 एक बाइनरी कंपाउंड है, क्या NH3 एक बाइनरी कंपाउंड है, क्या ये दो एलिमेंट से मिलके बना है। तो अपन बोलेंगे हाँ, NH3 एक बाइनरी कंपाउंड है, क्योंकि ये सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन पे -1 का चार्ज आएगा क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि बाइनरी कंपाउंड है मान लिया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ वाला मेटल थोड़ी ना है भैया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ वाला मेटल होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन के साथ वाला मेटल नहीं है, तो बाकी रेस्ट हर केस में हाइड्रोजन पे हमेशा +1 चार्ज आएगा। बाकी हर केस में हाइड्रोजन पे हमेशा +1 चार्ज आएगा। जैसे NH3 है, NH3 इज अ बाइनरी कंपाउंड, लेकिन नाइट्रोजन एक मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो उस पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस आएगा। तो बाइनरी कंपाउंड और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को छोड़ के, when hydrogen is attached with metal in a binary compound and lithium aluminium hydride and sodium borohydride, इन दो केस को छोड़ के बाकी हर जगह हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, सॉरी, +1। ठीक है, एल्स हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। ठीक है, जैसे H2SO4 बाइनरी कंपाउंड भी नहीं है, सीधे ठोकने का +1। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन +1 में है। NH3 बाइनरी कंपाउंड है लेकिन मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, +1। HCl बाइनरी कंपाउंड है, मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, +1। HNO3 बाइनरी कंपाउंड ही नहीं है, +1। क्लियर है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर ऑक्सीजन। अरे यहां तक लिखने का हो गया।
ठीक है, लिख बेटा, जल्दी लिख। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, फटाफट पूछो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूल्स फॉर ऑक्सीजन। पहला, इफ ऑक्सीजन इज इन if oxygen is in a peroxide form, then oxidation state is -1। अगर ऑक्सीजन peroxide फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। कहने का मतलब H2O2। अब अपन जानते हैं बाइनरी कंपाउंड भले ही है लेकिन मेटल के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा +1। निकाल लीजिए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, तो +2 + 2x बराबर 0, तो x बराबर -1। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कौन सा है? पर ऑक्साइड वाला। ठीक है, सेम गोज विद Na2O2, सेम गोज विद K2O2। लिख लो इसे भी। हो गया होगा, है ना? समझ में आया ना? भैया देखो, क्या बताया मैंने यहाँ पे। आप कैसे डिसाइड करोगे इन दो में कि ऑक्सीजन -1 का है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था, सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पे कंपाउंड के अंदर चार्ज तो हमेशा फिक्स ही होता है। इस पे फिक्स है +1, इस पे भी फिक्स है +1। ऊपर में मैंने हाइड्रोजन पे +1 कैसे डिसाइड करा? क्योंकि बाइनरी कंपाउंड नहीं है, सॉरी बाइनरी कंपाउंड तो है लेकिन ऑक्सीजन के साथ मेटल कोई अटैच नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन हमेशा +1 में होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल सकते हो। सब पे ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा -1। ठीक, नेक्स्ट, इफ तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है क्या हर्ष? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज, यहीं तक रखते हैं आज।